नमस्कार, मैं डॉक्टर वंदना परोहा, सहायक प्राध्यापक गोविंद राम सेकसरिया अर्थ वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर से। आज मैं आपको पाठ्य योजना क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है, यह कैसे बनाई जाती है, यह बताने जा रही हूँ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं पाठ्य योजना का अर्थ बताने जा रही हूँ। पाठ्य योजना का तात्पर्य शिक्षक की उस तैयारी से होता है जो वह कक्षा में जाने से पहले करता है और यह निश्चित कर लेता है कि उसे शिक्षार्थियों को क्या, कितना, क्यों, कैसे तथा किसकी सहायता से पढ़ाना है। शिक्षण से पूर्व शिक्षक शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण करता है, फिर उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह प्रयास करता है और देखता है कि उन उद्देश्यों में उसने कहाँ तक सफलता प्राप्त की है। एक कुशल शिक्षक पाठ को पढ़ाने से पूर्व एक लिखित योजना तैयार करता है, उसे हम पाठ्य योजना कहते हैं। सही पाठ्य योजना प्रभावशाली शिक्षण की कुंजी होती है। अब हम आते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि एक शिक्षक की सफलता उसकी पाठ्य योजना पर निर्भर होती है। अतः सफल शिक्षण के लिए पाठ्य योजना बनाना अति आवश्यक है। इसे हम निम्न बिंदुओं के द्वारा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे शिक्षण के उद्देश्यों की स्पष्टता के लिए, उत्तम अध्यापन के लिए आवश्यक है पाठ्य योजना। योजनानुसार कार्य करने से समय बर्बाद नहीं होता, इसलिए भी आवश्यक है। क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्रदान करने के लिए, शिक्षण में पाठ से संबंधित छात्रों को कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, पाठ्य योजना द्वारा पहले से ही अनुमान लगाकर उसका निराकरण तैयार कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पाठ्य योजना कैसे बनाई जाती है। पाठ्य योजना बनाने के लिए सबसे पहले हम पाठ्य योजना क्रमांक लिखेंगे, जैसा कि मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आप जिस विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम, फिर दिनांक, दिन, कक्षा, वर्ग, कालखंड, कितने मिनट आप पढ़ा रहे हैं, विषय और प्रकरण लिखेंगे इस तरह से। इसमें एक बात और ध्यान दें कि आप हिंदी में क्या पढ़ा रहे हैं वो भी लिखें, अर्थात गद्य पढ़ा रहे हैं या पद्य पढ़ा रहे हैं या व्याकरण, जो भी पढ़ा रहे हैं उसे विषय के सामने लिखिए इस तरह से। इसके बाद अगला बिंदु है शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत में हम सामान्य उद्देश्यों में देखेंगे कि सबसे पहला है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, उनके शब्दोच्चारण को शुद्ध करना, विराम चिन्ह, गति को ध्यान में रखकर पढ़ने की योग्यता उत्पन्न करना, पाठ समझ सकने योग्य बनाना, हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, मुहावरों, लोकोक्ति का ज्ञान कराना। जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उस प्रकरण से संबंधित उद्देश्य भी आप बता सकते हैं। जैसे प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं तो प्रकृति के सौंदर्य के प्रति उनकी रुचि जागृत करना। इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। विशिष्ट उद्देश्य, इनका संबंध पाठ के मुख्य भावों से रहता है और यह उद्देश्य पाठ में ही निहित होते हैं। इसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, रुचियात्मक, सृजनात्मक, अभिवृत्त्यात्मक आदि उद्देश्य आते हैं। पहले हम देखें ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत भाषा तत्वों का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, प्रकरण से संबंधित जो भी आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित ज्ञान प्रदान करना। दूसरा है कौशलात्मक। कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत में सस्वर, शुद्ध, स्पष्ट, उचित गति के साथ पढ़ने, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का, लिखने का कौशल उत्पन्न करना, अर्थात उनमें दक्ष बनाना। इसके बाद आता है रुचियात्मक। रुचि के अभाव में सीखना या कार्य करना कठिन होता है और शिक्षक चाहे तो अरुचिकर को भी रुचिकर बना सकता है। इसलिए शिक्षक को ऐसे उपाय करना चाहिए कि छात्र छात्राओं की पाठ के प्रति रुचि जागृत हो सके, प्रकरण के प्रति रुचि जागृत हो सके, स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। फिर आता है सृजनात्मक उद्देश्य। छात्रों की रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। फिर है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, मतलब अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। इसके बाद आते हैं सहायक सामग्री पर। सहायक सामग्री शिक्षण के वे समस्त साधन जिनके माध्यम से पाठ को समझाया और रुचिकर बनाया जाता है, सहायक सामग्री कहलाती है। ये दृश्य भी हो सकती है, श्रव्य भी हो सकती है और दृश्य श्रव्य दोनों भी हो सकती हैं। इसके अंतर्गत कक्षा उपयोगी उपकरण भी आते हैं, जैसे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, ये तो रहते ही हैं। इसके अलावा पाठ को रुचिकर बनाने के लिए चित्र, पोस्टर, चार्ट, मॉडल, उदाहरण
आदि आते हैं। हिंदी में क्योंकि हम आदर्श वाचन करते हैं, अनुकरण वाचन के बच्चों से करवाते हैं, तो इसीलिए किताब भी सहायक सामग्री के अंतर्गत आती है। सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा के स्तर के अनुसार ही करना चाहिए और जहाँ आवश्यक हो वहीं करना चाहिए। अनावश्यक प्रयोग उसकी प्रभावशीलता को कम करता है। फिर अगला पॉइंट है इसका पूर्व ज्ञान। इसका मतलब है कि बालक पहले से जो जानता है वह उसका पूर्व ज्ञान है। पाठ का विकास पूर्व ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। फिर आते हैं हम प्रस्तावना पर। प्रस्तावना पाठ योजना का महत्वपूर्ण अंग है। पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को जोड़ना। इसमें अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर प्रश्न पूछता है और वहाँ पहुँचता है जहाँ से उसे प्रस्तुत पाठ प्रारंभ करना है। या फिर कह सकते हैं हम कि छात्रों से प्राप्त उत्तरों के आधार पर पाठ प्रस्तुत करता है। प्रस्तावना प्रश्न सरल, छोटे, स्पष्ट, क्रमबद्ध होने चाहिए तथा प्रश्नों में परस्पर संबंध होना चाहिए, अर्थात प्रस्तावना संक्षिप्त होनी चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्न कक्षा के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। अगर कक्षा छोटी है तो उस हिसाब से, और अगर बड़ी है अर्थात 11वीं 12वीं के अगर बच्चे हैं तो प्रश्नों का स्तर उस हिसाब से होना चाहिए। प्रस्तावना के उत्तर संभावित होते हैं क्योंकि हम संभावना व्यक्त करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ मैं। जैसे छोटी क्लास में अगर आप प्रस्तावना प्रश्न बना रहे हैं तो किस तरीके से होंगे, देखिए उसका एक उदाहरण। आप किस जिले में रहते हैं? प्रस्तावना प्रश्न का पहला प्रश्न होगा, उसका छात्र उत्तर देंगे हम जबलपुर जिले में रहते हैं। दूसरा प्रश्न होगा जबलपुर जिले में दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? बच्चे उत्तर देंगे तिलवारा घाट, कुंवारी घाट, भेड़ा घाट, त्रिपुर सुंदरी, ऐसे नाम बताएंगे। तीसरा प्रश्न होगा हमारा संगमरमर की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? बच्चे उत्तर देंगे भेड़ा घाट में पाई जाती हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न हमारा होगा भेड़ा घाट यहाँ से कितनी दूरी पर स्थित है? यह प्रश्न हमारा समस्यामूलक प्रश्न होगा। छात्र निरुत्तर रहेंगे अर्थात उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर हम आएंगे उद्देश्य कथन पर। प्रस्तावना का अंतिम प्रश्न उद्देश्य कथन से संबंधित होता है। उद्देश्य कथन के द्वारा अध्यापक नए पाठ के उद्देश्य का स्पष्टीकरण करता है। उद्देश्य कथन संक्षिप्त में किया जाना चाहिए। जैसे कि हमने इसमें जब हमारा समस्यामूलक जो प्रश्न छात्र उत्तर नहीं दे पाए तो हम उद्देश्य कथन करेंगे, आज हम भेड़ाघाट नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा यह पाठ योजना का महत्वपूर्ण भाग है। इसमें हम अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से पाठ को 1 या 2 अन्विति में बांट सकते हैं और पहली अन्विति में जितना पढ़ाना है उसका शुरू का 1 या 2 शब्द और जहाँ तक पढ़ाना उसके आखिरी के 2 या 3 शब्द लिखते हैं। उसके बाद हम 7 कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम विषय वस्तु का होगा, दूसरा कॉलम शिक्षण के सोपान का होगा, तीसरा शिक्षक क्रिया का, चौथा छात्र क्रिया का, पांचवा शिक्षण विधि का, छठवां श्यामपट्ट कार्य का और सातवां व्यवहारगत परिवर्तन का होगा। अब विषय वस्तु वाला जो पहला कॉलम है उसमें जो पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम, लेखक का नाम और जितना पैराग्राफ आप पढ़ाने वाले हैं उसके शुरू के और अंत के शब्द लिखना है, जिससे पता रहे कि आप कहाँ तक पढ़ा रहे हैं। वहीं आपको श्यामपट्ट वाले कॉलम में भी लिखना है इसी तरह से। फिर दूसरा कॉलम जो है शिक्षण के सोपान का, इसमें आपको आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, उच्चारण संशोधन, मौन वाचन, काठिन्य निवारण, शिक्षक कथन करना है। तीसरा जो शिक्षक क्रिया है वाला कॉलम है उसमें शिक्षक विराम चिन्हों और गति को ध्यान में रखकर आदर्श वाचन करेगा, फिर छात्रों से अनुकरण वाचन करवाएगा, फिर उच्चारण संशोधन कराएगा, फिर छात्रों को मौन वाचन करने के लिए कहेगा। इसके पश्चात पाठ में जो कठिन शब्द है उनका अर्थ बताएगा, पर्यायवाची विलोम वाक्यों में प्रयोग करना बताएगा। फिर शिक्षक जितना उसने पढ़ाया है उसे सरल शब्दों में उसकी व्याख्या करेगा। छात्र क्रिया में छात्र शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हुए अनुकरण वाचन करेंगे, मौन वाचन करेंगे, उच्चारण सुधार करेंगे अपना। उसके बाद काठिन्य निवारण, कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे और जब शिक्षक व्याख्या करेगा तो मुख्य बातों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। शिक्षण विधि वाले कॉलम में पठन विधि, पाठन विधि, निरीक्षण विधि, उच्चारण संशोधन विधि, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि का क्रमशः प्रयोग किया जाएगा।
पाठ की व्याख्या के दौरान विकास प्रश्न किए जाते हैं और फिर पुनः व्याख्या के बाद गद्य में बोध प्रश्न किए जाते हैं, जिनको विचार विश्लेषण प्रश्न भी कहते हैं। फिर दूसरी अनुवृत्ति में यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, फिर पुनः बोध प्रश्न किए जाएंगे, फिर पहली और दूसरी अनुवृत्ति दोनों के मिलाकर पुनरावृत्ति प्रश्न किए जाएंगे, फिर कक्षा कार्य करवाया जाएगा। कक्षा कार्य में बहुविकल्पी प्रश्न, सही गलत, जोड़ी मिलाओ, खाली स्थान भरो, इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं और कक्षा में ही करवाए जाते हैं। इसके बाद गृह कार्य दिया जाएगा। गृह कार्य जिसमें विद्यार्थियों का गृह कार्य इसलिए दिया जाता है जिससे विद्यार्थियों का ज्ञान स्थायी हो जाए। फिर श्यामपट्ट सारांश लिखा जाएगा और फिर विषय शिक्षक के, पर्यवेक्षक के और छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर होते हैं। इस तरह से हिंदी की पाठ्य योजना बनाई जाती है। आगे जानकारी के लिए आप इसी चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।